मैंने कल भी आपको बताया भी एक्चुअल में बना के रखा है हमने। इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल इमेजिन करना पड़ेगा आपको। इसके अंदर आपको जो गॉसियन सरफेस लेना है ना, जैसी शेप इस स्लैब की है वैसी शेप का गॉसियन सरफेस आपको लेना है। स्लैब जैसी है ना, ऐसा ही गॉसियन सरफेस सोचो अपने दिमाग में आप। और उसके अंदर फिर चार्ज इनसाइड देखो, फिर उसके अंदर उसके ऊपर गॉस थ्योरम लगाओ, वहां से फ्लक्स आएगा। फिर दोबारा से फ्लक्स निकालो ई डॉट ds से, दोनों फ्लक्स को इक्वेट करो तो आंसर आना है। तो 3 डायमेंशनल मैं इसको यूं समझाऊंगा भाई। यहाँ जैसे ये स्लैब का ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा हो, ये आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ऐसा सोचो आप। ये बना रखा है मैंने, इसमें ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है हमने। ये इसकी सेंट्रल प्लेन है, और यहां कोई पॉइंट है एट डिस्टेंस x बोल दो या r बोल दो, आपकी मर्जी। मैं r बोल देता हूं डिस्टेंस। ये मैंने d बोला था। अब हमने कहा था भी इस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो मैंने कहा जैसी स्लैब की शेप है ना, वैसी शेप का एक गॉसियन सरफेस मानो यहां तक। ये गॉसियन सरफेस बनेगा। जैसे बॉक्स होता है ना, बॉक्स सोचो अपने दिमाग में, बॉक्स। उस टाइप का गॉसियन सरफेस आपका हो गया। मैं स्लैब का एरिया मानूंगा ए, क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे ये स्लैब ही हो ना, तो ये वाला एरिया है ए। तो अब मुझे ये जो गॉसियन सरफेस बना, ये कुछ यूं बन गया, ध्यान रखिए, यूं इस तरह का क्लोज्ड चारों तरफ से। अब इसकी ये जो साइड है, ये होगी 2r। r इधर, r इधर, ठीक। r डिस्टेंस तक इधर, r डिस्टेंस तक इधर लेना आपने। तो ये साइड होगी 2r, ये थिकनेस का काम करेगी इसका। इसका एरिया होगा a। तो इसका वॉल्यूम निकाल लो पहले। वॉल्यूम वॉल्यूम हो जाएगा 2r इंटू ए, थिकनेस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वॉल्यूम हो जाएगा इसका। फिर इस वॉल्यूम में चार्ज निकाल लो, होगा चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, चार्ज आ जाएगा। वो बनेगा भाई रो इंटू 2r a। फिर इस पे गॉस थ्योरम लगा दो, उसके अकॉर्डिंग चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स आ जाना है। ये चार्ज इनसाइड से हमने फ्लक्स निकाल लिया। इसके बाद ई डॉट ds से फ्लक्स निकालना है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, इधर ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करोगी। हाँ जी। अब देखो ये सरफेस सोचो मेरे हाथ की जगह है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर होगा। डी, एरिया को ए बोल दिया ना मैंने, तो डी ए बोल देता हूं मैं, डी ए, जो भी स्मॉल एरिया लूंगा। तो बाकी डी ए की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा एरिया ए लेकर कम चल जाएगा अपना। ऐसे ही इधर एरिया वेक्टर इधर बनेगा। ये यूं है सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है। फिर मैं कह रहा हूं 3 डायमेंशनल है, थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये आगे भी, यहां पर भी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 0 होगा, और इधर भी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 0 होगा। इधर भी लाइन ही हो जाएंगी, इधर भी लाइन ही हो जाएंगी। तो टोटल फ्लक्स जो बनेगा वो बनेगा ई ए कॉस 0 एक तरफ का, और ई ए कॉस 0 दूसरी तरफ का। तो यहां से फ्लक्स बनेगा 2EA। मैंने इसका पूरे का एरिया ए माना है, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सीधा ई डॉट ए लिख दो। तो ई डॉट ए होगा ई ए कॉस 0, इधर भी और इधर भी। अब ये दोनों फ्लक्स इक्वेट करके अपना आंसर आना है। तो 2EA इज इक्वल टू रो 2AR बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से ए काटो, 2 से 2 कटेगा, तो ई आएगी अपनी। तो ये रिक्वायर्ड आंसर, इसमें जो ई है वो प्रोपोर्शनल टू आर है। इसका मतलब जो बिल्कुल सेंट्रल प्लेन है ना, यहां तो वैल्यू होगी 0, यहां तो। बाकी जितना इधर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, जितना इधर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। बिल्कुल सेंट्रल प्लेन पर 0 होगी, बाकी दोनों साइड, चाहे राइट में जाओ चाहे लेफ्ट में जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज। सरफेस पर होगी मैक्सिमम,
सरफेस के ऊपर मैक्सिमम। अगर मैं सरफेस पे लिखा दूं ना, तो आर की जगह d/2 लिख दूंगा मैं सरफेस के ऊपर। सरफेस पर आर इज इक्वल टू d/2 कैसे आ जाएगा? ये टोटल डी है, तो ये एक तरफ का तो d/2 हुआ ना। हाँ जी। तो सरफेस पर पॉइंट यहां लूंगा तो ये डिस्टेंस होगा d/2, सेंटर से देखना अपन तो डिस्टेंस। तो आर की जगह d/2 लिख दोगे, तो ये हो गया सेंटर पर, सॉरी अंदर और सरफेस पर। सरफेस पे ये वैल्यू पुट कर दो, लिखो क्या आएगा, E इज इक्वल टू रो d/2 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद बात है कि बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो आउटसाइड द स्लैब। ये समझ में आ गया नहीं आया पहले बताओ? लेकिन याद या ध्यान तभी रहेगा जब खुद लिखोगे इसको, वरना तो ये लगेगा भी हाँ एक बार तो कर दिया टीचर ने। लेकिन आपको करना है तो खुद करो इसको सॉल्व। खुद इमेजिन करो अपने दिमाग में ये बॉक्स कैसे लिया मैंने, कैसा गॉसियन सरफेस लिया है। अब इसके बाहर निकाल लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये स्लैब है, पॉइंट दे दिया यहां भाई, ये सेंट्रल प्लेन है, यहां पॉइंट दे दिया आर डिस्टेंस पर, यहां ये पॉइंट, इसकी थिकनेस डी है ये। अब कहेगा भी इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है आपको, तो सेम उसी तरह का गॉसियन सरफेस लो, बॉक्स टाइप का, जिसके अंदर ये पूरी स्लैब आ जाए बस। ये स्लैब इसके अंदर आ जाए। हाँ जी। अब इसके अंदर चार्ज देख लो कितना बनेगा, चार्ज इनसाइड। चार्ज इनसाइड होगा रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना लिखूं? वॉल्यूम मेरे ख्याल से तो मैं लिखूं ए इंटू डी। ए इंटू डी क्यों? क्योंकि मुझे इतने पोर्शन का वॉल्यूम चाहिए ना जहां चार्ज है, चार्ज तो इतने पोर्शन में भाई। इसकी थिकनेस है डी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो वॉल्यूम होगा ए इंटू डी। तो चार्ज इनसाइड होगा रो ए डी। यहां से गॉस टर्म से फ्लक्स निकालो, रो ए डी बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स आ गया। उसके बाद ई डॉट डी एस या ई डॉट डी एल से फ्लक्स निकालोगे तो ई, ये डायरेक्शन बनेगी, एरिया वेक्टर भी इधर ही बनेगा भाई। ऐसे इधर लोगे तो ये डायरेक्शन ई की, यही डायरेक्शन एरिया वेक्टर की। तो फ्लक्स अगेन यहां से निकालोगे तो 2EA आएगा। हाँ जी बेटा, इक्वेट कर दो। तो 2EA इज इक्वल टू रो ए डी बाय एप्सिलॉन नॉट, ए से ए काटो तो E इज इक्वल टू रो डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर आ गया आपका। देखो ये वैल्यू वही है ना जो सरफेस पर है। इसका मतलब क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि इसका मतलब आउटर आउटर पॉइंट पर हर जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉइंट के डिस्टेंस पर वैल्यू डिपेंड नहीं करी, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब। सरफेस से लेके कहीं तक भी जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म, हर जगह सेम वैल्यू आएगी, पॉइंट के डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। हाँ जी बेटा, ग्राफ बनाना पड़ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन तो बहुत सारी हो सकती है भाई, ऐसे कैसे स्ट्रेट लाइन करने से काम चल जाएगा? पहले आएगा यूं इंक्रीजिंग, ये भी स्ट्रेट लाइन है, फिर आएगा यूं कांस्टेंट, इस तरह ग्राफ बनेगा। पहले इंक्रीज करेगा फिर कांस्टेंट होगा। ऐसा राइट में भी होगा और लेफ्ट में भी होगा। दोनों साइड का बनाना हो तो देखो, दोनों साइड का बनाना हो तो डिस्टेंस के साथ ये हो गया, ये हो गया। ये ई का मैग्नीट्यूड, लेकिन ई का मैग्नीट्यूड अगर डायरेक्शन ले तो ई की एक पॉजिटिव साइड में एक नेगेटिव साइड में, वो भी बना लो साथ साथ। डिस्टेंस के साथ ई का एक पोर्शन यूं बनेगा, एक पोर्शन यूं बनेगा। एक साइड वाले को पॉजिटिव मानोगे, एक साइड वाले को नेगेटिव। अच्छा देखो अगर डेरिवेशन ध्यान रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। नहीं तो रिजल्ट तो जरूर याद रखना है स्लैब के। कम से कम ये जरूर याद रखना कि स्लैब की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो अंदर वेरिएबल है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बाहर कांस्टेंट है।
ये पॉइंट जरूर याद रखना चाहिए। अच्छा, गॉस थ्योरम के क्वेश्चन तो काफी हो गए। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वेरिएबल वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं करवा देता हूँ इसको। मिला लेना भाई, इस तरह करना है वो। किसी ने ट्राई किया वैसे? ऊपर तो स्मॉल आर की पावर तो 2 आएगा, नीचे आर की पावर, कैपिटल आर की पावर 4 आएगा। ये आया? तो यही आंसर बनना चाहिए इसका। ऊपर आर की पावर, छोटे आर की पावर 2 आएगा, नीचे आर की पावर 4 बनेगा। मैं कर देता हूँ सोल्व इसको। देखो, इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन गॉस थ्योरम का क्वेश्चन है यो, तो उसमें तो सेम स्टेप है आपके। फर्क इसमें यह है कि इसमें वेरिएबल चार्ज डेंसिटी है। रो इज इक्वल टू सी इंटू आर है। सी एक कांस्टेंट है, आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। तो जैसे मैं क्या करूंगा, पहले ना एक गॉसियन सरफेस लूंगा, आर रेडियस का गॉसियन सरफेस लूंगा। मुझे इस पर गॉस थ्योरम लगानी है, तो मुझे इसका चार्ज चाहिएगा। इसके अंदर कितना चार्ज है वो निकालना पड़ेगा मुझे। वो चार्ज निकालने के लिए मुझे अब की बार इंटीग्रेशन करना है, बस ये फर्क है पहले सारे क्वेश्चनों से, कि इसमें जो चार्ज आएगा वो इंटीग्रेशन से आएगा। कंसेप्ट वाइज और कोई फर्क नहीं, कैलकुलेशन वाइज फर्क है। तो मैं ये गॉसियन सरफेस ले रहा हूं, इसके अंदर मुझे चार्ज चाहिए, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी है। तो पहले मैं इसका एक स्मॉल वॉल्यूम लूंगा। मैं जैसे ये आर रेडियस का स्फीयर मान लिया मैंने, इसकी रेडियस आर ले ली, स्फीयर है ये, सर्कल नहीं है। इसकी कुछ थिकनेस ले लो, इसकी मान लो थिकनेस है डी आर। डी आर इसकी थिकनेस ले लो। स्फीयर है ये, फिर मैं कह रहा हूं देखने में सर्कल दिखेगा आपको, 2 डायमेंशनल होने के कारण। तो इसकी थिकनेस ले ली। अब ये जो पोर्शन है ना, इसका वॉल्यूम ले लो, जो डार्क पोर्शन मैंने किया है। अब इस डार्क पोर्शन का वॉल्यूम आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भाई कैसे निकालना। कोई बच्चा ट्राई करेगा भी इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से होना चाहिए सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, ये इसका वॉल्यूम बन जाएगा। अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम होता है ये, केवल डार्क डार्क पोर्शन का ही का। तो सरफेस एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें तो अप्रोक्सीमेट उसका वॉल्यूम आ गया। अब इसे, इसका अंदर चार्ज निकाल लेंगे, स्मॉल चार्ज डी क्यू, वो अगर रो इंटू डी वी, चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, इतने पोर्शन का चार्ज आएगा जो डार्क कर रखा है अपन है। कितना बनेगा भाई? सी आर 4 पाई r² डी आर। तो इसको मैं लिख दूंगा डी क्यू इज इक्वल टू 4 पाई c r³ डी आर। यहां तो कोई दिक्कत? अरे बोलो तो। अब यहां तक का टोटल चार्ज चाहिए मुझे, यहां तक का टोटल, इस पूरे पोर्शन का। तो क्या करना चाहिए मुझे? मेरे ख्याल से इसको इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल चार्ज आ जाएगा। कर दो इंटीग्रेट फिर। इसमें 4 पाई c तो कांस्टेंट है, r³ का इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से r। हाँ जी, तो ये आ गया चार्ज 4 पाई c, r⁴ लिमिट 0 टू r। हाँ जी बेटा। और ये बन गया बेटा Q इज इक्वल टू 4 से 4 काट दूं, ये 4 था ना, तो 4 से 4 कट गया, तो पाई c r⁴ ये बना। 4 से 4 कटे, पाई c r⁴ बचा। तो ये होगा चार्ज इनसाइड आपका, ये चार्ज इनसाइड का काम करेगा। अब चार्ज इनसाइड आ गया तो हमें तो ये बता भाई, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना इस पॉइंट पर, वो इसके चार्ज के कारण होगी, इतने चार्ज के कारण। तो इसके चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्क नहीं पड़ेगा, के क्यू r⁴, 1 मिनट, बाय r²। हाँ जी, के क्यू बाय r²। इसमें वैल्यू भर दो, इसमें क्यू की वैल्यू भर दो, जो भी आपका फॉर्मूला बनता है। इसमें क्यू की वैल्यू भर दो, जो भी है, ये क्यू है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। क्लियर गया? तो इस जहां जहां तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ना, वहां तक का चार्ज लेके के क्यू बाई r² में भर दो। के क्यू बाई r² में वैल्यू भर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होते हैं। ये तो हमने रो की टर्म्स में पूछा है। कई बार क्या होता है, आपको टोटल चार्ज दिया होता है, हाँ जी, और उसके बारे में बताया होता है चार्ज तो ये है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर काम आसान हो जाता है। फिर तो सीधा चार्ज पता होता हमें, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकल जाएगा। इसमें इंटीग्रेशन किया, यहां तक की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी मुझे, तो इस पॉइंट पर जितना भी इसके अंदर चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो उठा कर इक्वेट करता है। कुछ समझ में आया?
अब इसमें जैसे ये तो होगा अंदर पॉइंट, अगर मैं बाहर पॉइंट लूं फिर क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता तो कोई फर्क नहीं था, इंटीग्रेशन की लिमिट बदलती। अगर मैं बाहर पॉइंट देता तो इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो से कैपिटल आर हो जाती, क्योंकि चार्ज मुझे फिर इस पूरे का लेना पड़ता, इस पूरे का चार्ज लेना पड़ता। तो इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो से कैपिटल आर हो जाती, तरीका वही था, के क्यू बाई आर स्क्वायर में वैल्यू पुट कर देता, आंसर आ जाता अपना। हाँ जी। अगर मैं सरफेस में पूछता तो भी इंटीग्रेशन की लिमिट तो वही होती, बट नीचे भी कैपिटल आर स्क्वायर होता, फिर के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर होता। कुल मिलाकर जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, जिस पॉइंट पर, वहां तक का टोटल चार्ज निकाल लो, के क्यू बाई आर स्क्वायर में पुट कर दो। अरे कोई डाउट हो तो बोलो, ये इसका आंसर है। ये आपने थोड़ा बहुत ना 11th में पढ़ा हुआ भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के नाम से। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो ये ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, स्केलर क्वांटिटी है भाई, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब वैल्यू पॉसिबल है इसकी। पॉजिटिव आए, कभी पॉजिटिव आए, कभी नेगेटिव आए, कभी जीरो आए। कोई चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो पॉजिटिव चार्ज विल प्रोड्यूस पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज विल प्रोड्यूस नेगेटिव पोटेंशियल। अब इस जो मैंने बोला ना, इसमें मिसकंसेप्शन भी है, यहीं से, इसी बात से। ये हर जगह लिखा मिलेगा आपको कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होता है। अब इसमें मैं कह रहा हूं, यही मैं मिसकंसेप्शन को दूर कर देता हूं। देखो, जैसे मैं ये कह दूं कि ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज वाली है, मान लो मैं कहता हूं इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, और फिर मैं आपसे पूछूं कि अगर इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये बताओ इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा? तो ज्यादातर बच्चे कहेंगे जी अभी तो आपने बताया कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव ही होगा। और ये बात गलत है, ये बात गलत है। मैंने ये कहा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो हो सकता है उसका पोटेंशियल पॉजिटिव आए, हो सकता है उसका पोटेंशियल नेगेटिव आए, हो सकता है उसका पोटेंशियल जीरो आए। डिपेंड करेगा उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज तो नहीं है, उसका रिजल्टेंट हो सकता है जीरो आए, हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है नेगेटिव आए। 11th में समझ पढ़ रखे हो ना, तो ये बिल्कुल आसान है, कुछ नई बात नहीं आएगी। 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एज इट इज बातें रिपीट करूंगा। बिल्कुल यूं लगेगा जैसे 11th वाली चीज रिपीट होने लग रही है। तो चलो मैं जो बात कर रहा हूं उसकी बात उसको कंप्लीट कर दूं कि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो जरूरी नहीं उसका पोटेंशियल पॉजिटिव ही आए, उसके खुद के चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसका खुद का टोटल पोटेंशियल केवल उसके खुद के कारण नहीं होगा, उसके आसपास कोई दूसरे चार्ज भी हो सकते हैं और वो वहां पर नेगेटिव पोटेंशियल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और किसी बॉडी का टोटल पोटेंशियल हो सकता है चार्ज पॉजिटिव होते हुए भी जीरो बन जाए, चार्ज पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव बन जाए, सब पॉसिबिलिटी है। तो ये ध्यान रखना कि किसी बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जरूरी नहीं कि उसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव आए, हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी आए। लेकिन ये दूसरी बात भी याद रखनी है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो खुद का पोटेंशियल पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है, लेकिन टोटल क्या आता है वो अलग बात है, क्योंकि और भी दूसरे चार्ज प्रोड्यूस करने वाले हो सकते हैं। मेरी बात को पकड़ा ना? तो ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है, क्वेश्चन आया हुआ इसलिए बता रहा हूं मैं। सिंपल सी बात है ये, लेकिन इसमें गलती कर जाते हैं, क्योंकि हमेशा हम बार बार यूज करेंगे ये वर्ड कि चार्ज पॉजिटिव तो पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, चार्ज नेगेटिव तो नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। दिमाग में ये बैठ जाता है कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी है तो पॉजिटिव ही पोटेंशियल आना चाहिए, लेकिन वो ध्यान नहीं रखेंगे उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज हो तो उसका भी तो इफेक्ट पड़ेगा, उसके कारण रिजल्ट में क्या पता क्या बनना अपना। अब चलो ये तो बात हुई पोटेंशियल है क्या, मतलब क्या क्या स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकता है। अब पोटेंशियल जैसे हमने 11th में समझाया था आपको कि भाई कोई भी पोटेंशियल, तीन पोटेंशियल पढ़ने होते हैं मैंने पूरी फिजिक्स में, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, एक मैग्नेटिक, तीन टाइप के पोटेंशियल होते हैं। कोई भी पोटेंशियल किसी भी टाइप का डिफाइन करना होना तो पहले आपको बताना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट पहले चूज करना पड़ेगा। बगैर रेफरेंस पॉइंट को मेंशन किए आप पोटेंशियल किसी भी टाइप के पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप रेफरेंस किसको लोगे।
आम रूटीन में हम इन्फिनिटी को रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस किसको मानते हैं? इन्फिनिटी को। लेकिन ये कोई रूल नहीं है। 99% केसेस में इन्फिनिटी को आपको रेफरेंस मान के क्वेश्चन सोल्व किए मिलेंगे। ना भी लिख रखा हो, कहीं भी रेफरेंस का कोई जिक्र ही ना हो, तो इन्फिनिटी मान लो। तो नॉर्मली हम रेफरेंस इन्फिनिटी को लेते हैं, लेकिन ये रूल नहीं है कि इन्फिनिटी को ही रेफरेंस लिया जाए। हाँ, जिसको रेफरेंस लोगे ना, वहां का पोटेंशियल जीरो माना जाता है। जिसको भी आप रेफरेंस मानोगे, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल होगा जीरो। तो जीरो पोटेंशियल वाली चीज पॉइंट पहले आपको चूज करना पड़ता है। अभी इसको मैं जीरो पोटेंशियल मान के चलूंगा, तो नॉर्मली मैंने कहा भी इन्फिनिटी को मैं रेफरेंस मानूंगा। मैं क्या, हर जगह आपका रेफरेंस इन्फिनिटी में लेगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन चेंज हो जाता है। कई बार बोलेगा मैं रेफरेंस में इन्फिनिटी को नहीं ले रहा, मैं किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट को लूंगा, मेंशन कर देगा, मैं तो इस पॉइंट को रेफरेंस मानूंगा। तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज करना पड़ता है। जो मैंने कहा ना कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, ये तभी एप्लीकेबल है जब रेफरेंस इन्फिनिटी हो। जब रेफरेंस इन्फिनिटी हो, वरना नहीं। अगर रेफरेंस चेंज कर दो तो पॉजिटिव चार्ज के कारण हो सकता है नेगेटिव पोटेंशियल आ जाए, नेगेटिव के कारण हो सकता है पॉजिटिव आ जाए। तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव तभी होगा जब हम रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी को मानेंगे। और रेफरेंस का मतलब क्या बोला मैंने? जिस पॉइंट का पोटेंशियल आपको जीरो मानना है उसको कहते हैं रेफरेंस। और रेफरेंस कहां मान सकते हैं आप? ना कहीं पर भी मान सकते हैं। मानते कहां है नॉर्मली? इन्फिनिटी में। तो बातों में फर्क है। नॉर्मली इन्फिनिटी को मानते हैं, लेकिन कहीं भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है रेफरेंस। लेकिन जिसको रेफरेंस मानोगे उसका पोटेंशियल जीरो मानना, ये रूल है। ये नहीं कि रेफरेंस का पोटेंशियल हम कुछ और मान लें। चलो, ये तो बात है रेफरेंस के बारे में। अब पोटेंशियल होता क्या है? देखो भाई, जैसे मान लो चार्ज है ओ पॉइंट पर क्यू, इसके नजदीक कोई पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट है ए। ये कोई भी चार्ज है वो अपने आसपास पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, तो ये चार्ज भी अपने आसपास पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। जैसे क्यू चार्ज है, ए पॉइंट पे से कुछ पोटेंशियल आएगा। तो पोटेंशियल होता क्या है बेसिकली? बेटा आप ये सोचो कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज रेफरेंस पॉइंट पर है, मतलब +1 चार्ज सोचो अपने दिमाग में। +1 चार्ज, यूनिट पॉजिटिव का मतलब +1 चार्ज है, वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। इन्फिनिटी से मेरा मतलब सही वर्ड तो है रेफरेंस, बट हम इन्फिनिटी को रेफरेंस मान रहे हैं तो इन्फिनिटी भी बोल देते हैं। हम बोलना चाहिए रेफरेंस। तो भाई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रेफरेंस पर रखा हुआ है, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आओ रेफरेंस से उस पॉइंट तक जिस पॉइंट का पोटेंशियल आपको निकालने के लिए गया गया है। जैसे मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ले आऊंगा ए पॉइंट तक, और मैं लेके आऊंगा इसको विदाउट एक्सलेशन। कैसे लेके आऊंगा? विदाउट एक्सलेशन। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से गिवन पॉइंट जहां मुझे पोटेंशियल निकालना, वहां तक विदाउट एक्सलेशन लेके आओगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। जितना आपको वर्क करना पड़ेगा यहां तक उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आने में, वही वर्क इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। उसको बोलोगे पोटेंशियल। क्या बोल गया मैं? समझ आया कुछ? मैंने बोला भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक विदाउट एक्सलेशन लेके आओ, उसके लिए जितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क निकालो, एंड दैट वर्क विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द गिवन पॉइंट। वो इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। तो डेफिनेशन लिख रखी मैंने, क्या है ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट will be equal to total amount of work done by external force to displace the unit positive charge from reference point to given point without acceleration। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली ले लो। विदाउट एक्सलेशन, आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को विदाउट एक्सलेशन लेके आना है, उसके लिए वर्क निकालना है, और उसी वर्क को आपने पोटेंशियल के बराबर बोलना है। और एक वर्ड और इसमें इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, एक्सटर्नल, फिर इंटरनल कौन सा है? इंटरनल है जो ये चार्ज लगा होगा, जो इस चार्ज के द्वारा फोर्स लगेगा ना, वो इंटरनल का काम करेगा। कई बार इसको बोलेंगे इस चार्ज के फोर्स को इंटरनल, कई बार बोलेंगे इस चार्ज के फोर्स को कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स, इस चार्ज के फोर्स को, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं। तो जो फोर्स हमने लगाया वर्क उसका है, न कि इस चार्ज के फोर्स का वर्क। मेरी बात को पकड़ रहे हो? तो कई बार बोलेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ठीक है मैंने बोल दिया। अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होगा तो अलग आएगी वैल्यू। ऐसे ही बोलते हुए वर्क डन बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब इसी के फोर्स की बात हो रही है। इंटरनल फोर्स बोल दे
वर्क फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दे या कंजर्वेटिव फोर्स बोल दे, तो इसका मतलब इसका फोर्स की इसके फोर्स की बात हो रही है, और हमने करना है हमारा जो फोर्स है उसका वर्क। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क ये ध्यान रखना है। अगर आपको ना, मैं थोड़ा बता ही देता हूं, एक एक ही बार क्वेश्चन आया है, यो डेफिनेशन के ऊपर आया, बोर्ड का क्वेश्चन है। तो जैसे नॉर्मली हम ये एक्सटर्नल फोर्स के वर्क के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल ये होता है भाई, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आने में वर्क करना पड़ेगा वो निकाल दो, वही वर्क पोटेंशियल हो जाएगा विदाउट एक्सटर्नल लेके आना। एक बार आएगा कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क, उसके हिसाब से बताओ। तो भाई कंजर्वेटिव फोर्स होगा ना, उसका जो वर्क होगा वो एक्सटर्नल वाले के नेगेटिव के बराबर आएगा, वो एक्सटर्नल वाले के नेगेटिव के बराबर आएगा, क्योंकि हमारा फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमने जो फोर्स लगाना वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा, तभी तो एक्सप्रेशन जीरो होगा। एक्सप्रेशन जीरो होने का मतलब क्या है? एक्सप्रेशन जीरो होने का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब हमारा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को बैलेंस करे। मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा, समझ में आ रही बातें? तो यही सब चीजें हमने 11th में बता रखी है वैसे तो, लेकिन फिर भी नहीं ध्यान हो तो यहां ध्यान से सुनो कि भाई किसका वर्क है, किस कंडीशन में है, ये ध्यान रख लो बस। अब देखो, जैसे एक कोई चार्ज है ओ पॉइंट पर, क्यू चार्ज, इसके नजदीक कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, ये ए पॉइंट है मान लो। मुझे बताओ यहां अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा, हर्षित बताएगा मुझे, इस चार्ज की यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी बेटे? इस चार्ज की इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी मालिक? के क्यू बाय आर स्क्वायर, बिल्कुल सही, के क्यू बाय आर स्क्वायर। बेट जा, अगर मैं इस चार्ज की यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो के क्यू बाय आर स्क्वायर बनेगी। अगर मैं इस चार्ज की यहां पोटेंशियल की वैल्यू निकालूं तो वो बनेगी के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। अगर इसी चार्ज की यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है। अगर इसी चार्ज का यहां पोटेंशियल निकालो तो के क्यू बाय आर होता है। एक पावर पावर का फर्क है। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इसका पोटेंशियल माइनस के क्यू बाय आर होता, ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसका पोटेंशियल के क्यू बाय आर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा और पोटेंशियल में के क्यू बाय आर होगा। इसका मतलब ये देखो, पोटेंशियल जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्यू हुआ। हाँ जी, तो पोटेंशियल का ग्राफ क्यू के साथ कैसा बनेगा भाई? बढ़ाते जाओ, स्ट्रेट लाइन आर के साथ कैसा बनेगा? हाइपरबोलिक। हाँ जी, अगर ये चार्ज नेगेटिव ले लूं मैं, ये चार्ज माइनस क्यू हो भाई ओ पॉइंट पर, इसके पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? इसके पोटेंशियल की वैल्यू आएगी माइनस के क्यू बाय आर। अगर इसका मैं आर के साथ ग्राफ बढ़ाऊं तो वी का आर के साथ ग्राफ बताओ कैसे बनेगा? नीचे बढ़ाओ, नेगेटिव साइड में। हाँ जी, अगर चार्ज के साथ ग्राफ बढ़ाऊं तो इसका मैं चार्ज के साथ, तो यहां बनेगा, चार्ज नेगेटिव होगा ना भाई, वी भी नेगेटिव, चार्ज भी नेगेटिव, पोटेंशियल की डेफिनेशन ध्यान रहेगी। मैंने शायद 11th में बताया था आप लोगों को, एक बार डेफिनेशन के ऊपर ही आईआईटी में क्वेश्चन आया था। आईआईटी में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, उसमें केवल एक फर्क था, दो आंसर ऐसे थे जो बच्चों को लगेगा भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब जिसका कंसेप्ट क्लियर था ना वो सही पे टिक करेगा। एक जैसे मैंने बिल्कुल डेफिनेशन पर क्वेश्चन आया, एक पोटेंशियल के डेफिनेशन पर, उसमें एक तो आंसर ऐसा था जिसमें ये विदाउट एक्सप्रेशन लिख रखा था, और एक ऐसा था जिसमें विदाउट एक्सप्रेशन नहीं लिख रखा था, तो उसमें और कोई फर्क नहीं था। तो ध्यान रखना था भी विदाउट एक्सप्रेशन की इंपॉर्टेंस अपनी है, ध्यान रखना है कि डेफिनेशन में ये बोलना जरूरी है, क्योंकि इसमें विदाउट एक्सप्रेशन नहीं बोलना है ना तो आपका जो वर्क है वो कम ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करोगे तो आपका फोर्स हो सकता है कम वर्क करे, हो सकता है ज्यादा वर्क करे। हाँ जी, तो उस केस में जो वर्क होगा फिर वो पोटेंशियल के बराबर नहीं बोल सकते आप। पोटेंशियल जिन लोगों ने शुरू में पोटेंशियल को डिफाइन किया उन्होंने कुछ कंडीशन बताई कि इन पर्टिकुलर कंडीशन का वर्क ही पोटेंशियल कहलाएगा, तो डेफिनेशन वही रखनी पड़ेगी जो उन्होंने डिफाइन करके बता रखी है हमें, और वो तभी एप्लीकेबल है जब विदाउट एक्सप्रेशन हम लेके आवा। तो विदाउट एक्सप्रेशन नहीं लेके आओगे तो फोर्स कम ज्यादा हो जाएगा, फोर्स कम ज्यादा हो जाएगा तो वर्क चेंज हो जाएगा, और फिर जो वर्क होगा उसको अगर पोटेंशियल बोलोगे तो वो गलत माना जाएगा। कॉन्सेप्ट कहता है अभी वर्क तो वही नोट करना है जब विदाउट एक्सप्रेशन लेके आए आप। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए विदाउट एक्सप्रेशन बोलना जरूरी है।
अब इसकी डेरिवेशन और कर लेते हैं। ये तो मैंने फार्मूला बताया अभी तो। ये फार्मूला आया कहां से? देखो बेटे, जैसे आपको ये बोला भी ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है और इसका डिस्टेंस है आर। आप कंसिडर करो भाई, इन्फिनिटी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पर है। इसको आपने लेके आना है किसी टाइम। मान लीजिए आप कहीं बी पॉइंट पर आ गए, ये +1 चार्ज यहां रख दिया आपने, ये डिस्टेंस हो गया एक्स। हाँ जी, आप वहां से लेके आ रहे थे, किसी टाइम आप पहुंच गए बी पॉइंट पर, तो ये डिस्टेंस मैं जनरल ले लेता हूं एक बार एक्स। इस पर फोर्स लगेगा भाई, एफ इज इक्वल टू के क्यू इंटू 1/x²। के क्यू इंटू 1/x², समझे कहां से लिख दिया मैंने? कूलम्स लॉ से इसके ऊपर फोर्स निकाल दिया। इसको मैं लिख देता हूं k3/x²। हाँ जी बेटा, मान लीजिए मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx कर दिया, थोड़ा सा आगे ले आया मैं इसको, तो dw स्मॉल वर्डन हो जाएगा भाई -f/dx। अरे बोलते जाओ। अब इसमें dw वाले फॉर्मूले में f की वैल्यू पुट करो, -kq/x²dx। देखो भाई, इसको ऊपर लिख लो, x की पावर -2 को ऊपर ले लो, मैं कर देता हूं इंटीग्रेट। चलो अब देखो, ये स्मॉल वर्डन निकाला, इधर ध्यान दो, बस थोड़ा समझो, फिर अगर कहीं प्रॉब्लम है तो। आपको देखो, आपने तो यहां से dx डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकाला है। आपने वर्क कहां से कहां का निकालना है? आपने वर्क निकालना इन्फिनिटी से लेके ए तक का। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। कहां से चले हो आप? इन्फिनिटी से। लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए? क्यू से इनिशियल डिस्टेंस क्या था? इन्फिनिटी। क्यू से डिस्टेंस देखना अपन है, इनिशियल डिस्टेंस था क्यू से इनफाइनाइट। फाइनल ए पर आएगा तो फाइनल डिस्टेंस क्या बचेगा? आर। तो लिमिट होगी इन्फिनिटी से आर। इनिशियल डिस्टेंस है क्यू से देखना अपन है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस है शुरू में, फिर लास्ट में आर डिस्टेंस रह जाना है, तो लिमिट होगी इन्फिनिटी से लेके आर तक। तो इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं इन्फिनिटी से आर तक, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू -k/(x⁻²)-2dx लिमिट इन्फिनिटी से आर। तो अभी डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन लिख दो, तो डब्ल्यू हो गया डी डब्ल्यू का। तो राइट साइड में -k/(x⁻²) है, क्या इंटीग्रेशन होगा भाई? पावर में एक ऐड करोगे, नई पावर से डिवाइड करोगे। पावर में एक ऐड करना है और नई पावर से डिवाइड करना है, तो x की पावर बढ़ जाएगी -1 डिवाइड बाय -1, लिमिट इन्फिनिटी टू आर। अब ये माइनस साइन नीचे वाला बाहर निकाल लो, तो बाहर हो जाएगा k/(1/x) लिमिट इन्फिनिटी से आर। इसमें लिमिट बढ़नी है मैंने, तो वर्क इज इक्वल टू k/(1/r), x की जगह लिमिट बढ़नी है अपन है -1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो वर्क क्या आया भाई? k/r, और यही वर्क पोटेंशियल के बराबर है। अगर मैं पोटेंशियल को v बोलूं तो ये k/r आ गया। तो ये डेरिवेशन भी ध्यान रखनी है, बोर्ड में तो डेरिवेशन पूछी जाती है। बोर्ड में तो ये पूछेगा भाई, डेराइव द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू गिवन पॉइंट चार्ज। एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, उसकी पोटेंशियल की वैल्यू डिराइव करो। मैं दोबारा मोटा मोटा बताता हूं क्या किया मैंने। देखो एक बार, पहले आपने एक चार्ज कंसीडर किया, उसके नजदीक एक पॉइंट लिया, आपको बोला भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बताना है, उसका डिस्टेंस मान लो कुछ, जैसे आर डिस्टेंस मान लिया। फिर आप ये सोचोगे भी हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, आप उसको विदाउट एक्सप्रेशन लेके आओगे, किसी टाइम एक जनरल पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान लो, वहां ले आए, उसका डिस्टेंस कंसीडर कर लो कुछ, इस यहां चार्ज पर फोर्स निकाल लो। अब उसके बाद स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके स्मॉल बर्डन निकाल लो, उसमें एफ की वैल्यू पुट करो, उसको इंटीग्रेट करके टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क के लिए आपको लिमिट पता होनी चाहिए, आप चले थे कहां और कहां पहुंचना है। आप इन्फिनिटी से चले थे तो इनिशियल लिमिट होगी इनफाइनाइट, आपने ए पॉइंट पर आकर रुकना है, तो फाइनल डिस्टेंस बचेगा आर, क्योंकि हमें डिस्टेंस देखना है क्यू से, तो क्यू से पहला डिस्टेंस था इनफाइनाइट और फाइनल डिस्टेंस हो जाएगा आर। तो इसलिए लिमिट आर इन्फिनिटी से आर तक इंटीग्रेट करके लिमिट भरोगे, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ये पूरी डेरिवेशन गलत है।
अगर मैं कुछ चीज ना बताऊं तो ठीक है, काम तो चल गया, समझ तो आया ना। बुक बुक में भी ऐसी लिख रखी है, मैंने भी ऐसी कर दी, बोर्ड में आपने लिखनी भी ऐसे है, लेकिन इसमें कंसेप्चुअल बात है, गलत तो नहीं कह सकता। यहाँ एक कुछ छिपा हुआ है भाई इसमें। काम चल गया, बोर्ड में तो ठीक है, आप कर देना, यूं ही होगा, इसलिए 3 नंबर मिलने। लेकिन एक पॉइंट ध्यान देना इसमें, डी डब्ल्यू इजिकल टू माइनस एफ डी एक्स में। अब थोड़ी देर पहले मैं पूरा जोर लगा रहा था एक बात पर ना, मैं कह रहा था ये वर्क किसका है, एक्सटर्नल फोर्स का, पूरा जोर लगा के मैंने। अब इसमें एक चीज देखो आप, इस क्यू ने इस पर फोर्स लगाया एफ, डिस्प्लेसमेंट हुआ डीएक्स, मैंने डी डब्ल्यू क्या लिख दिया, माइनस एफ डी एक्स, ये लिख दिया। अरे बोलो, ये एफ किसका है, किसका फोर्स है ये तो इस क्यू का है, नहीं है क्या, ये क्यू तो इसको प्लस वन को रिपेल करेगा ना भाई, तो इधर जो फोर्स आएगा वो किसका आएगा, इंटरनल है तो इसका मतलब ये वर्क किसका है, इंटरनल का है ना, वर्क एक्सटर्नल का है। अरे बोल बे, गलत थोड़ा नहीं करूंगा मैं, या बुक वाला गलत थोड़ा नहीं है, गुम्बर गोबिया मर लिया बेचारा, सब बुक सब प्रदीप की, तो देखने में तो ठीक है ही हो, मतलब लेकिन इसके अंदर की बात जो है ना वो समझ नहीं आ पाना है। ना भी बताऊंगा तो भी काम तो चल गया था मेरा, क्योंकि यही करना है, तरीका भी यही है। लेकिन इसमें एक्चुअल में हमें समझ में भी आना चाहिए। जैसे आपसे पूछ ले, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले, अगर वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले तो वो तभी दे पाओगे आंसर आप, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। डेरिवेशन तक तो कुछ दिक्कत नहीं है, आपके नंबर पूरे आने हैं। लेकिन अगर मैं ये पूछ लूं कि भाई आप ये प्लस वन चार्ज लेके आए इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर, आपने बोला भी आप इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक प्लस वन चार्ज को लेके आवांगे, उसका वर्क निकालेंगे, उसके वर्क को पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक। आपसे ये पूछ ले भी आपने जो फोर्स लगाया था वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया था, कोई आपसे ये पूछ ले भी आपने जो फोर्स लगाया था, एक्सटर्नल फोर्स, जो आपका फोर्स है वो एक्सटर्नल कहलाएगा, वो किस डायरेक्शन में लगाया था आपने, आपने फोर्स लगाना है इसके फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट, इसके फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट, तो आपका फोर्स इधर था, एक्सटर्नल बड़ा, तो ये तो चार्ज का फोर्स है क्यू का, आपका फोर्स तो इधर ही लगा है और इसके इक्वल एंड अपोजिट है, तभी तो एक्सप्रेशन जीरो होगा। आपका आपके फोर्स का काम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को बैलेंस करना है। जैसे इससे भी ज्यादा कंफ्यूजन पता कब होता है, जब गिवन चार्ज नेगेटिव हो ना, गिवन चार्ज नेगेटिव, फिर मैं यहां बोल दूं भी बी पॉइंट पर प्लस वन चार्ज है, और गिवन चार्ज तो इसको अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तो आपका फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट लगेगा, एक्सटर्नल इधर लगेगा। हमेशा जब भी आप पोटेंशियल की बात करते हो ना, तो अपने फोर्स को ध्यान रखना है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होता है। एक बार आप देखो, आपने जो डेरिवेशन की उसमें वर्क निकाला, वर्क पॉजिटिव आया ना, के क्यू बाई आर आया ना अपना आंसर, के क्यू बाई आर आने का मतलब क्या हुआ कि वर्क पॉजिटिव है, वर्क पॉजिटिव है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। वर्क पॉजिटिव कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल है जीरो नहीं अक्यूट हो, इस केस में जीरो है, इस केस में जीरो है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होते तो वर्क नेगेटिव आना चाहिए था, ये आपका तो आंसर पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आने का मतलब आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। हाँ जी, तो आपका ये जो कंडीशन थी ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की डायरेक्शन है, ये तो आपका फोर्स तो इधर ही है, इसी डायरेक्शन में, तभी तो आपका वर्क पॉजिटिव आ रहा है। फिर ये नेगेटिव क्यों आया भाई, ये नेगेटिव कहां से आ गया, ये थोड़ी मैं गहराई की बातें बताने लग रहा हूँ, मतलब मेरा इसके बगैर भी काम चल सकता था, मोटी मोटी बतानी है तो मुझे बात। एक्चुअल में पता क्या है, यो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, वो माइनस एफ के बराबर है, आपका फोर्स माइनस एफ के बराबर, और जो डी डब्ल्यू है ना, यो डी डब्ल्यू वो पता क्या है, वो है एफ एक्सटर्नल डीएक्स कॉस जीरो। हाँ जी, एफ एक्सटर्नल और डीएक्स तो सेम डायरेक्शन में है, बट दिस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ,
दिस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ, दैट इज वाई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, इसलिए माइनस आ रहा है यो। अगर मैं पूरे स्टेप सोल्व करूं तो यूं लिखना चाहिए मुझे, और पहले ये बताना चाहिए, और फिर मुझे ये पुट करके ये बताना चाहिए डी डब्ल्यू यूं आया। हाँ जी, तो ये कंसेप्चुअली याद रखना है अपने। डेरिवेशन के तौर पर जो मैंने स्टेप लिखे, चेप दो, दो तीन लाइन है, आपका आंसर आ जाना, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जैसे ही कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे तो ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि आपके फोर्स की क्या डायरेक्शन है, उसका फंक्शन क्या है, वो कर क्या रहा है। आपका फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को बैलेंस करता है, जिसके कारण एक्सप्रेशन जीरो होता है। जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, आपका फोर्स उसके इक्वल एंड अपोजिट होगा, तभी उसका वर्क आपका पोटेंशियल कहलाएगा। पोटेंशियल की डेफिनेशन हमेशा नहीं, पोटेंशियल को डिफाइन करते वक्त ये पॉइंट ध्यान देना आपने। और ये बात 11th में बताई जाती है ग्रेविटेशनल में भी। ग्रेविटेशनल में भी जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। ऐसे मैग्नेटिज्म में भी जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फोर्स के हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है, जब आप पोटेंशियल को डिफाइन करते हो तो। ठीक, याद रहेगी बात अब तो। चलो भाई, अब ये तो होगी पोटेंशियल की बात।